हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे उसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में, या एक प्रकार से अगर हम लोग नाम देना चाहें भारतीय संविधान के संदर्भ में जो भी सारी बातों का जिक्र हम कर रहे थे अपनी इस पॉलिटी की श्रृंखला के माध्यम से, उन्हीं सारी बातों को आपके समक्ष आज हम नए अंदाज में रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे भाग 17 के संदर्भ में, यानी जो भी सारा सिस्टम होगा उन सारे सिस्टमों का जो भी सारा जिक्र करेंगे हम वो भाग 17 के संदर्भ में करेंगे। जो भी हमारे उस समय संविधान सभा में बैठे हुए राजनीति के विशेषज्ञ या संविधान में संविधान को निर्मित करने वाले जो भी हमारे संविधान के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने अपनी एक बुद्धिजीविता के माध्यम से एक पूरे के पूरे संविधान का निर्माण कर डाला और उन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार आज पूरे के पूरे भारत देश की जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो या किसी अन्य प्रकार की जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं, वो इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार क्या होंगी, संचालित होंगी। और इन्हीं नियम और कानूनों के माध्यम से या इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान के माध्यम से हम यार इनका जिक्र तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम संविधान को निर्मित करने वाले उन तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों का एक प्रकार से बोले तो उनको एक प्रकार से याद भी कर लेते हैं, जिन्होंने इस पूरे के पूरे कानून का निर्माण किया और कानून को निर्मित करने के पश्चात में आज इस भारत देश से या इस पूरी पृथ्वी से हमेशा और हमेशा के लिए क्या कर गए, पलायन कर गए, अपने पीछे छोड़ गए। तो केवल और केवल यादों के रूप में क्या, इस भारत देश का एक संविधान। ठीक है, बात करते हैं इस भाग 17 के संदर्भ में, जिन्होंने संविधान में एक चैप्टर बनाया जिसको हम भाग 17 के नाम से जानते हैं, और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे नियम और कानूनों का प्रावधान किया जो कि जिक्र करता है भाषाओं के संदर्भ में। तो आज जो हम जिक्र करने वाले हैं वो हम जिक्र करेंगे किसका, अनुच्छेदों की बात करें तो 343 से लेकर के 351 के मध्य में जितने भी सारे नियम और कानून भारतीय संविधान की पुस्तक में देखने के लिए मिलते हैं वो भाषा के संदर्भ में मिलते हैं। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से इस चैप्टर को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं संघ की भाषा। किसकी भाषा, संघ की भाषा के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग यार संघ क्या होता है ये जानते हैं, इसके पश्चात में हम बात करते हैं भाषा क्या होती है। तो भाषाओं के संदर्भ में आप और हम यार बचपन से ही रूबरू होते चले आए हैं और अपने द्वारा हम कुछ भाषाओं को बोलते भी हैं। कुछ भाषाएं क्या हम प्रॉपरली नाम नहीं देते हैं लेकिन फिर भी हम भाषाओं को बोलते हैं, और ये जो भाषा होगी ये अभी हम प्रॉपरली किसी पार्टिकुलर एक भाषा का जिक्र नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम भाषा का जिक्र कर रहे हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आचार और विचार या अपनी भावनाओं को दूसरों के माध्यम से या दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, और दूसरों की जो भावनाएं होती हैं उनको हम एक प्रकार से समझते हैं, यही हमारी भाषा होती है। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और ये भाषा क्या होती है इसके संदर्भ में हम लोग सारी चीजें समझ चुके हैं। ठीक है,
इसी के संदर्भ में हम लोग जिक्र करते हैं कि भाषाएं हमारी क्या होती है ये जान गए, और कितने प्रकार की होती हैं ये भी यार हम कितने प्रकार की होती है ये भी जानते हैं। भाषा जो है ये कई प्रकार की होती है, ये एक अलग टॉपिक है जो कि हमारा हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण की क्लास उसको आप लोग देखिएगा कहीं से भी या उसका अध्ययन कीजिएगा। भाषाओं के संदर्भ में बड़े ही परिपक्वता के साथ में जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। लेकिन मैं जो इस क्लास में बात करूंगा, इस पॉलिटी के बेस पे हम बात करेंगे। भाषा हम दो संदर्भ में इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारी आम बोलचाल की भाषा हो गई, जो कि हम आम बोलचाल में एक प्रकार से बातचीत करते हैं, और एक भाषा हो गई हमारी शास्त्रीय भाषा। कौन सी भाषा? शास्त्रीय भाषा। एक हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, तो इसको हम दो कैटेगरी में अगर हम बोलना चाहें तो डिवाइड कर देते हैं। एक हमारी आम बोलचाल की भाषा हो गई, कौन सी? आम बोलचाल की भाषा। और अभी हम इसमें जिक्र नहीं कर रहे किसी भी पार्टिकुलर भाषा का, ठीक है। और दूसरा जो हम इसी में अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे किसका? शास्त्रीय भाषा का। शास्त्रीय भाषा, या जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो क्लासिकल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक शास्त्रीय भाषा हो गई, एक आम बोलचाल की भाषा हो गई। आम बोलचाल की भाषाओं को अभी हम जिक्र करेंगे। शास्त्रीय भाषा हमारी ऐसी भाषा होती है जो कि एक प्रकार से बोले 2000 वर्ष से 1500 ईसा पूर्व जो भी भाषाएं हमको देखने के लिए मिलती हैं, वो सारी की सारी भाषाएं हमारी किसमें आती हैं? वो आती है हमारी शास्त्रीय भाषा में। अगर मेरी बातों को पकड़ ले गए होगे तो शास्त्रीय भाषा समझ में आ गई होगी, और अगर मेरी बातों को पकड़ नहीं पाए होगे तो क्लास 6 की हिस्ट्री उठा करके देखना, उसमें पहला ही चैप्टर दिया गया है तिथियों के संदर्भ में। क्या, कब, कहां और कैसे, पहला चैप्टर क्लास 6 की हिस्ट्री में, ठीक है। उसमें बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है कि जो भी हमारी भाषा है, यानी जो भी हमारी तिथियां हैं, तिथियों को किस क्रम में बांटा गया, और आज हम जो भी जिक्र करते हैं वो तिथियां किस आधार पे हैं। फिलहाल में एक चीज यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, इस पृथ्वी पे ना ही किसी प्रकार का कोई समय है, ना ही किसी प्रकार की कोई तिथि है। हम मनुष्यों ने अपने जीवन को एक बेहतरीन ढंग से जीवन यापन करने के लिए अपने सुविधा के अनुसार समय का निर्माण किया, और अपनी सुविधा के अनुसार कैलेंडर का निर्माण किया, तिथियों का निर्माण किया, दिन को बनाया, जैसे साल को बनाया, जनवरी, फरवरी, ये हम लोगों ने बनाया अपनी सुविधा के अनुसार। संडे, मंडे ये भी बनाया अपनी सुविधा के अनुसार। समय को बनाया, घड़ी को बनाया, ये अपनी सुविधा के अनुसार। बाकी इस पूरी पृथ्वी पे ना ही कोई समय है, ना ही कोई तिथि है, और ना ही कोई माह है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और फिलहाल में इसका जिक्र, अगर फिलहाल में अध्यात्म में रुचि होगी तो अध्यात्म में अगर रुचि है तो ये सारी चीजें सुनने में काफी अच्छी लगेंगी और रुचिकर भी लगेंगी। तो अध्यात्म से अगर रूबरू होना चाहते हैं तो आध्यात्मिक बातें थोड़ा सा सीखिएगा। जीवन में एक बेहतरीन अंदाज में एक प्रकार से बोले तो जीवन यापन करने में सहजता महसूस होगी दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा में, ठीक है। देखते हैं इसी में शास्त्रीय भाषा क्या होती है, हम लोगों ने देख लिया। और फिलहाल में 1500 ईसा पूर्व से जो भी हमारी भाषाएं हैं वो हमारी शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। और ये जो शास्त्रीय भाषाएं हैं कुल मिलाकर के 6 हमारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि शास्त्रीय भाषाओं में उनकी गिनती की जाती है। कौन कौन सी? अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, राज्य हमारे याद रखिएगा। पहला केरला, केरला में क्या बोलते हैं? केरला, केरला हो गया। केरला के बाद में तमिल हो गया, तमिल के बाद में इसके पश्चात में कर्नाटका हो गया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, उड़ीसा। ये 5 हमारे स्टेट ऐसे हैं। उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में एक प्रकार से बोले तो तमिल वगैरह,
कर्नाटका में मलयालम, तमिल में एक प्रकार से बोले तो तमिल, एंड केरला में एक प्रकार से बोले तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसको हमने याद रखना है। ये पांचों राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं हमारी क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो कि हमारी प्राचीन समय से इनका जिक्र देखने के लिए मिल जाता है। और अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी हम लोगों ने, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा संगम युग। संगम युग का अध्ययन अगर किया होगा तो उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था, मैंने भी फिलहाल में एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास ली है, तो उसमें मैंने बताया है बड़े ही बेहतरीन तरीके से कि संगम युग में जितने भी सारे हमको पुस्तक देखने के लिए मिल जाते हैं या जो भी साहित्य देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे के सारे साहित्य तमिल साहित्य देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में इसका जिक्र बड़े ही बेहतरीन अंदाज में किया गया है। एंड इन सारी भाषाओं को छोड़ करके अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने संस्कृत भाषा को भी क्या किया है? प्राचीन भाषा के रूप में या एक प्रकार से शास्त्रीय भाषा के रूप में जिक्र किया है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की हमारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा में इनका जिक्र किया गया है या शास्त्रीय भाषा के तौर पे इनको हम जानते हैं। एक प्रकार से और याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि शास्त्रीय भाषा पढ़ने का, जानने का, इसका उद्देश्य क्या था? तो या आज जो हम पढ़ते हैं शास्त्रीय भाषा, एक प्रकार से वर्तमान में ये जो भी सारा सिस्टम है, ये मतलब एक प्रकार से फायदा क्या? फायदा इस कारणवश कि आज जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, इनमें पूर्ण रूप से जो भी हमारी प्राचीन भाषाएं हैं या जो भी हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं, उनका जिक्र वहां पे मिलता है और उनके संदर्भ में वहां पे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में रिसर्च भी किया जाता है। और विश्वविद्यालय में ऐसा मत समझिएगा कि पूरे विश्व लेवल की पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय का तात्पर्य ये होता है कि विश्व लेवल की पढ़ाई नहीं होती, मतलब पूरे विश्व की पढ़ाई नहीं होती, एक प्रकार से विश्व स्तर की पढ़ाई होती है, ये समझिएगा। यही हमारा विश्वविद्यालय के संदर्भ में है। तो ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं जो कि 5 से 6 हैं, इनको याद रखिएगा। और आम बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग जिक्र करें तो इसमें हम जिक्र करना चाहेंगे कौन सी? 3 से 4 भाषाओं का जिक्र करेंगे। कैसा कैसा जिक्र करेंगे? पहला इसी में मैं बात करूंगा किसकी? राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा, इसको हम पॉलिटी के बेस पे लेते हैं, ना कि हिंदी ग्रामर के बेस पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं तो पॉलिटी के बेस पे ही इसका अध्ययन हम करेंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के पश्चात में हम लोग बात करेंगे राज्य भाषा की, एंड राज्य भाषा के संदर्भ में बात करेंगे मातृभाषा की, एंड मातृभाषा के पश्चात में बात करेंगे राजभाषा की। किसकी? राजभाषा का जिक्र हम करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात में सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राज्य भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, एंड राजभाषा क्या होती है। इन दोनों में हमको फर्क समझना है, राज्य भाषा और राजभाषा। सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा हमारी ऐसी भाषा होती है जो कि पूरे राष्ट्र लेवल पे प्रसिद्ध होती है। ठीक है, उसी को हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। राज्य भाषा जो होती है ये केवल और केवल राज्य में बोली जाने वाली हमारी भाषा होती है और अपनी अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा हमारी होती है। और इतना ही नहीं, ये जो राज्य भाषा होती है ये राज्य स्तर पे इसकी प्रसिद्धि होती है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में ये जो मातृभाषा होती है ये हमारे एक प्रकार से बोले जहां हम पैदा हुए होते हैं या जहां पे हम रह रहे होते हैं, ये हमारे क्षेत्रीय भाषा होती है। यानी जिस भी स्तर पे हम रहते हैं गांव के लेवल पे, तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है उसी को हम लोग मातृभाषा के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में लास्ट जो आता है ये आता है राजभाषा। राजभाषा हमारी ऐसी भाषा होती है कि ये एक प्रकार से बोले तो कानूनी कार्यों को करने के लिए हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं, ना कि राज्य भाषा का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। राजभाषा का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं?
किसी भी प्रकार का अगर हमको डॉक्यूमेंट साइन करना है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, राजभाषा का प्रयोग करेंगे। या किसी भी प्रकार का अगर हम लोग पेपर वर्क करना है, किसी भी प्रकार का अगर कोई पेपर वर्क हमको करना है तो भी हम राजभाषा का ही प्रयोग करेंगे। बाई चांस अगर किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी थाने वगैरह में हम जाते हैं, तो वहां पे जो भी सारी बातें होंगी हमारी वो राजभाषा में होंगी, ना कि राज्य भाषा में होंगी। इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के पश्चात में सर्वप्रथम एक प्रकार से बोले अनुच्छेदों का जिक्र करने से पहले एक दो नोट पॉइंट ये डाल लीजिएगा कि राष्ट्रभाषा हमारी ऐसी भाषा है जो कि राष्ट्र स्तर पे बोली जाती है, और राष्ट्र स्तर पे जो भाषा हमारी बोली जाती है वो हिंदी भाषा है। और इस हिंदी भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया राष्ट्र लेवल पे वो किया हमारा किसने, नर्मदा जी ने। इसको भी याद रखिएगा, किसने किया, नर्मदा जी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया किसका, हिंदी भाषा का राष्ट्र लेवल पे। और एक प्रकार से बोले तो इसी राष्ट्र के स्तर पे जो भी हमारी संघ की भाषा होगी, और संघ की जो भाषा होगी वो राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा इसको भी समझिएगा, ठीक है। संघ की जो राजभाषा होगी इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रयोग इसका एक प्रकार से बोले तो उनको हम एक प्रकार से नाम देते हैं बाल गंगाधर खेर के नाम से जानते हैं। कौन थे ये, हमारे संघ की राजभाषा के क्या थे, एक प्रकार से सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयोग किया संघ के स्तर पे। और राष्ट्र के स्तर पे जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया हिंदी भाषा का, नर्मदा जी ने किया सर्वप्रथम प्रयोग, इसको भी हमने याद करके रखना है। एंड इसी के पश्चात में महाराष्ट्र हमारा एक ऐसा राज्य है, नोट पॉइंट करके लिखिएगा, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पे एक प्रकार से बोले तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जिसको अभी हम लोग देखा हम लोगों ने, ये राजभाषा जो होती है ये एक प्रकार से ऑफिशियल भाषा ही होती है जिसमें हम पूर्ण रूप से कानूनी कार्य करते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र एक हमारा ऐसा राज्य है जहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। यानी महाराष्ट्र में जितने भी सारे कार्य होते हैं ऑफिशियली तौर पे या एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स जो साइन होते हैं, वो सारे के सारे कार्य हमारे क्या होते हैं, वो महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज में किए जाते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। इतनी सारी चीजों को जानने के पश्चात में अब हम जिक्र करते हैं अनुच्छेदों का, कि भारतीय संविधान को निर्मित करने वाले जिन्होंने पूरे तौर पे संविधान का निर्माण किया और 343 से 351 के मध्य में जितने भी सारे नियम और कानून बनाए, वो सारे के सारे नियम और कानून भाषाओं के संदर्भ में जिक्र किया उन लोगों ने। तो देखते हैं इसी में अनुच्छेद 343 के संदर्भ में कि जो भी हमारे संविधान में बैठे या संविधान सभा में बैठे जो भी हमारे सदस्य हैं, उन्होंने अनुच्छेद 343 के माध्यम से ये बात बोली कि हमारे भारत देश की या राष्ट्र की जो भाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। क्या होगी, हिंदी होगी। इसका प्रावधान किया गया है। और हिंदी का ही प्रावधान क्यों किया गया, अन्य भाषा का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, तो हिंदी भाषा का प्रावधान इस कारणवश किया गया क्योंकि अन्य जो भाषाएं हैं हमारी, उनकी तुलना में हिंदी भाषा जानना, समझना और पढ़ना क्या होता है, आसान होता है। क्योंकि यार हम लोग अगर साउथ साइड में चले जाते हैं जहां की ज्यादातर जो हमारी भाषाएं हैं वो शास्त्रीय भाषाएं हैं, यानी प्राचीन भाषाएं हैं, और हिंदी हमारी उतनी प्राचीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको राष्ट्र के लेवल का दर्जा देते हैं। तो ऐसा क्यों, इसमें यार 1949 में क्या होता है, एक प्रकार से विवाद होता है भाषा को संदर्भ में लेकर के, भाषा के संदर्भ में लेकर के 14 सितंबर, इसको याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 में एक विवाद होता है भाषा को लेकर के कि राष्ट्र के लेवल पे जो भाषा होगी वो, यार जब हिंदी को बनाया जा रहा था
राष्ट्र के लेवल पे इसको दर्जा दिया जा रहा था, तो कुछ हमारे लोग जो मतलब शास्त्रीय भाषाओं से ताल्लुक रखते थे, उन लोगों का कहना ये था कि हमारी भाषा को राष्ट्र लेवल का दर्जा दीजिए, अर्थात कन्नड़ को दीजिए, या जो भी कन्नड़ बोलने वाले थे उन्होंने कन्नड़ को तवज्जो दी, जो लोग उड़िया बोलने वाले थे उन लोगों ने उड़िया को तवज्जो दी, जो लोग मलयालम, तमिल या जो भी सारी भाषाएं थी हमारी शास्त्रीय तौर पे, उन लोगों ने उनको तवज्जो दिया। इसी कारणवश इसमें मतभेद होता है। तो इस मतभेद को सुलझाने के लिए हमारे जो साउथ में एक जाति होती है, या एक प्रकार से जाति ही बोलते हैं, अयंगर लोगों ने सरकार के पक्ष में अपनी बात रखी। किन लोगों ने? अयंगर लोगों ने। ये एक प्रकार की कास्ट होती है, ठीक है। इन लोगों ने समर्थन दिया भाषा के संदर्भ में कि नहीं, ये जो भी सारी बातें होंगी वो अब हिंदी को ही बनाया जाए, क्योंकि यार प्राचीन समय में भले ही साउथ साइड में यानी दक्षिण भारत में भले ही शास्त्रीय भाषाओं का बोलबाला ज्यादा था, लेकिन आज भी वर्तमान में, आज तो यार फिलहाल में हर जगह हिंदी बोली जाती है भारत देश के संदर्भ में, ठीक है। लेकिन उस समय पूरे के पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, या जहां कहीं भी भाषाओं की बात अगर आती थी तो ज्यादातर लोग सहजता महसूस करते थे हिंदी भाषा में। इसी कारणवश सरकार ने भी इसको क्या किया कि हिंदी भाषा को तवज्जो दी, और बाकायदा जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान के विशेषज्ञों के द्वारा, तो उन लोगों ने अपनी बुद्धिजीविता के माध्यम से क्या किया कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। और इसको अगर संवैधानिक दर्जा ना दिया गया होता तो आज शायद ही लोग हिंदी को तवज्जो देते, ठीक है। क्योंकि आज यार इसको संविधान में जगह दे दी गई है, इस कारणवश संविधान के अनुरूप हिंदी की थोड़ा सा मान्यता भी है। वैसे आज वर्तमान की स्थिति में बोले तो हिंदी से ज्यादा तवज्जो लोग देते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश को क्यों? क्योंकि हम लोग यार थोड़ा सा डेवलप हो रहे हैं, तो हिंदी को जो भी व्यक्ति बोलता है उसको निम्न कास्ट के या निम्न नजर से आज भी लोग देखते हैं। लेकिन हम और आप ठहरे बुद्धिजीवी, हम ऐसा तनिक भी भेदभाव नहीं करेंगे। हम जितना प्रिफर करते हैं इंग्लिश को, उससे ज्यादा तवज्जो देंगे हिंदी को, क्योंकि हम भारतीय हैं, ठीक है। तो हिंदी बोलने में तनिक भी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी को संविधान में इसी कारणवश जगह दिया गया कि हिंदी क्या हो, अपना एक पारंपरिक तौर पे अपनी स्तर को बनाए रखे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में भेदभाव ना करते हुए हम लोग यार भाषाओं में भेदभाव क्यों करें, ठीक है। तो इसी कारणवश हिंदी को ज्यादा तवज्जो दी गई दूसरे भाषाओं की अपेक्षा, ठीक है। और इसी के पश्चात में एक हमारी राजभाषा और होती है, क्या कि एक प्रकार से बोले तो राष्ट्र की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। इसकी एक सहायक भाषा भी होती है। सहायक भाषा के तौर पे हम जो जिक्र करते हैं वो जिक्र करते हैं इंग्लिश का, यानी अंग्रेजी का। जो भी व्यक्ति हिंदी बोलने में असहज महसूस करता है या जो भी कार्य करने में असहज महसूस करता है, वो अंग्रेजी भाषा को भी क्या कर सकता है, प्रिफर कर सकता है। लेकिन अभी हम लोग जिक्र करते हैं अनुच्छेद 348 की, तो इसमें जिक्र किया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी कार्य करने की, वो सारे के सारे कार्य करने की जो भाषा होगी वो हमारी इंग्लिश भाषा में ही सारे के सारे कार्य किए जाएंगे कोर्ट के, ठीक है। तो अनुच्छेद 348 में इसका जिक्र किया गया है। फिलहाल में 343 क्या था हमको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अनुच्छेद 344 की कि अनुच्छेद 344 क्या प्रावधान करता है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 344 प्रावधान करता है राजभाषा आयोग का। किसका? राजभाषा आयोग का प्रावधान करता है। अब ये राजभाषा आयोग क्या हो गया? राजभाषा आयोग का प्रावधान करता है। मैंने पहले ही बोला राज्य भाषा और राजभाषा दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। राजभाषा आयोग का प्रावधान से तात्पर्य यह है, अनुच्छेद 344 ये बोलता है कि यार हम
किसी भी भाषा को आसानी से बदल नहीं सकते हैं। हम लोग यार जगह का नाम तो चेंज कर सकते हैं, किसी स्थान का नाम चेंज कर सकते हैं आसानी पूर्वक, संसद में इसका बाकायदा बहुमत के साथ में इसका जिक्र होगा और वहां पे चर्चा होगी। उसके पश्चात में हम इसको आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन किसी भी भाषा को बदलना आसान बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूपी में हम लोग बोलते हैं, जो भी सारी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी वगैरह उर्दू वगैरह जो भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम अगर यहाँ के ज्यादातर लोग, इसका प्रावधान अनुच्छेद 347 में है, ठीक है, 347 में, तो वहां जिक्र करेंगे। फिलहाल में राजभाषा इसी का जिक्र करते हैं कि किसी भी स्थान का अगर नाम वगैरह चेंज करना होगा तो इसके लिए राजभाषा आयोग का प्रावधान किया गया है, जो कि आसानी पूर्वक किसी भी भाषा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो राजभाषा आयोग होगी, इसको यार 2 से 3 लोग मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। 2 से 3 लोग कैसे, यानी एक प्रकार से बोले तो किसी भी भाषा को अगर चेंज करना होगा, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, वहां पे लोग अगर बोले कि हमको राजस्थानी नहीं बोलना है, हमको यहाँ पे अन्य भाषाएं बोलनी है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति महोदय के ऊपर अगर जनता दबाव बनाती है कि अब हम राजस्थानी भाषा को ना बोल करके किसी अन्य भाषा को प्रेफर कीजिए, तो राष्ट्रपति महोदय राजभाषा आयोग के पास में क्या करते हैं, एक सिफारिश भेजते हैं या इनसे पूछते हैं। और फिर ये जो राजभाषा आयोग होगी, यह एक समिति का निर्माण करती है, जिसको हम लोग संयुक्त संसद समिति के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, संयुक्त संसदीय समिति के नाम से जानते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या करेगी, ये हमारी बड़े ही बेहतरीन अंदाज में राजभाषा से क्या होगी, यानी यही इसी समिति के माध्यम से भाषा को क्या किया जाएगा, बदला जाएगा। और पहली संयुक्त संसदीय समिति के बैठक के जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, नारायण दत्त करके आते हैं, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पहली संयुक्त संसदीय समिति के बैठक के अध्यक्ष थे, इनको हमने याद रखना है। और राजभाषा एक प्रकार से बोले, राजभाषा आयोग का जो एक प्रकार से राजभाषा आयोग के जो हमारे अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे, वो हमारे बाल गंगाधर खेर थे, इसको भी हमने याद रखना है। तो राजभाषा आयोग का गठन इसी कारणवश किया गया कि भाषा को अगर चेंज करना है तो राजभाषा आयोग के माध्यम से हम किसी भी भाषा को चेंज कर सकते हैं, और आसानी पूर्वक नहीं कर सकते हैं वो जब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद 345 में क्या जिक्र किया गया, अनुच्छेद 345 हमारा ये बोलता है राज्य की राजभाषा का प्रावधान किया गया है। राज्य की राजभाषा का प्रावधान अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हमारी बोली जाती हैं, तो उसी भाषा को यहाँ पे प्रावधान किया गया अनुच्छेद 345 में कि हर एक राज्य की अपनी एक भाषा होती है और वही भाषा हमारी क्या होगी, राज्य की राज्य भाषा का प्रावधान करती है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हमारी बोली जाती है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। 345 बात करते हैं 346 की, कि अनुच्छेद 346 क्या जिक्र करता है संविधान में। अनुच्छेद 346 जिक्र करता है, बाई चांस मान लीजिए किसी एक राज्य का विवाद किसी दूसरे राज्य के साथ में हो गया, तो इस समस्या का जो समाधान किया जाएगा वो किस भाषा के माध्यम से किया जाएगा, तो ये यही बोलता है स्टेट टू स्टेट का प्रावधान, स्टेट टू स्टेट
यदि स्टेट टू स्टेट में अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन अपवाद टाइप में होता है या विवाद होता है, तो उन सारे मैटरों को या उन सारे मतलब एक प्रकार से बोलें तो उन सारे समस्याओं का जो निदान किया जाता है वो केवल और केवल किसमें किया जाता है, राजभाषा में ही किया जाता है। और किसी भी भाषा के माध्यम से हम किसी भी स्टेट का विवाद स्टेट से या किसी भी स्टेट का विवाद जो भी हमारा केंद्र से होगा, अगर इस समस्या का समाधान हमारा किया जाएगा तो वो केवल और केवल राजभाषा में किया जाएगा, ना कि राज्य भाषा के अंतर्गत किया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 346 प्रावधान करता है। इसी के पश्चात में अनुच्छेद 347 ये क्या प्रावधान करता है, इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि अनुच्छेद 347 प्रावधान करता है कि अगर किसी भी राज्य की हमको भाषा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करना होगा तो वो यार हम 2 से 3 प्रकार से करते हैं। या उस मतलब उस राज्य की जो भी हमारी जनता होगी वो राष्ट्रपति महोदय के ऊपर अपना एक प्रकार से बोले तो दबाव बनाएगी कि हमारे क्षेत्र की या हमारे राज्य की भाषा को बदल दिया जाए। हम किसी अन्य भाषा में सहजता महसूस करते हैं, इसी कारणवश हमारे राज्य की भाषा क्या की जाए, बदली जाए। तो यार हम लोग पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि भाषा को बदलना आसान नहीं है। हम किसी स्थान का नाम चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में इलाहाबाद हमारा पहले था, आज वर्तमान की स्थिति में इसका नाम प्रयागराज है, ठीक है। तो हम स्थानों का नाम अगर चेंज करना होगा तो इसमें यार किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर भाषा में बदलाव करना होगा तो इसका अपना एक प्रोसेस होता है और एक नियम और कानून के हिसाब से भाषा में बदलाव किया जाता है। अब यार यहाँ पे एक बात ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव तो जनता ने किया नहीं, तो राष्ट्रपति कौन होता है कि जनता के तरीके से एक प्रकार से बोले जनता के हितों का जो भी सारा देखभाल करेगा राष्ट्रपति तो करेगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव तो हमने किया नहीं, राष्ट्रपति को तो विधायकों सांसदों ने चुना है। तो हमारा जो हक बनता है वो विधायकों और सांसदों पे बनता है, ना कि राष्ट्रपति महोदय पे बनता है, ठीक है। और राष्ट्रपति महोदय का हक भी हमारे संदर्भ में नहीं बनता कि वो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अपना मनमाना कानून या अपने मन मर्जी के अनुसार कोई कानून बना सकें। लेकिन फिर भी भाषा के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय के ऊपर जनता हमारी क्या करती है, एक प्रकार से दबाव बनाती है। और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि एक आयोग का गठन करते हैं, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो वही मैंने बोला राजभाषा आयोग। उसी राजभाषा आयोग के माध्यम से एक समिति निर्मित की गई जिसको संयुक्त संसदीय समिति के नाम से जानते हैं। और यही क्या करती है, भाषा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करती है, ठीक है। इसको हमने क्या करना, याद रखना है। ये अनुच्छेद 347 में प्रावधान किया गया है। एंड इसी के पश्चात में अनुच्छेद 348 का भी जिक्र मैं कर चुका हूं कि जो भी हमारे कोर्ट होंगे अर्थात जो भी हमारी न्यायालय होगी, अब वो चाहे हमारा हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे जो भी हमारे एक प्रकार से बोले डॉक्यूमेंट्री एक प्रकार से जो भी सारा कार्य होगा वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। यानी कोर्ट के जितने भी सारे कार्य होंगे वो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही किए जाएंगे, वहां पे अन्य किसी भाषा का चुनाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको अनुच्छेद 348 में प्रावधान किया गया है। एंड 348 के पश्चात में 349 में भी यही बात की गई भाषा के माध्यम से, 350 में भी यही बात की गई। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिक्र मैं अनुच्छेद 350 की करूंगा। यहाँ पे अनुच्छेद 350 का की बात करते हैं पहले कि अगर भारत देश के किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों को अगर एक प्रकार से बोले प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध करवानी है तो वो केवल और केवल राजभाषा में होगी, ना कि राज्य भाषा में होगी। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है
350 का काम है। प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होगी वो राज्य भाषा के अंतर्गत में दी जाएगी। एंड 350 के खामे क्या दिया गया, 350 के खामे दिया गया है कि जो भी हमारे अल्पसंख्यक हैं भारत देश के संदर्भ में, वो अल्पसंख्यक भाषा के आधार पे, अल्पसंख्यक कितने आधार पे, दो आधार पे, पहला धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पर, एंड दूसरा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो 350 के खामे बोला गया भाषा के आधार पर। किसी भी वर्ग का अगर 10% से कम लोग अगर उस मतलब श्रेणी में आते हैं तो वो हमारा धर्म के आधार पे होगा और भाषा के आधार पर भी उनकी गिनती की जाएगी कि ये भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हैं और धर्म के आधार पे अल्पसंख्यकों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, तो 350 के खामे दिया गया कि अगर भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हैं तो उनको क्या किया जाएगा कि उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा भाषाओं के संदर्भ में। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 351 की। अनुच्छेद 351 ये प्रावधान करता है कि भारत देश की जो भी हमारी भाषा है हिंदी भाषा, जिसको राष्ट्र लेवल का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 343 के मध्य में, वो 351 में आकर के उसका विस्तारीकरण हो जाता है। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि भारत सरकार का ये कर्तव्य होगा या भारत सरकार को ऐसी जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिंदी भाषा को एक प्रकार से प्रोत्साहित करे कि भारत देश के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकें, हिंदी भाषा में अपनी बातों को रख सकें। हिंदी को निम्न स्तर का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि इसको जब से संवैधानिक दर्जा दिया गया है तब से पूरे के पूरे भारत देश के अंतर्गत हिंदी भाषा ज्यादा मात्रा में बोली जाने लगी। ठीक है, तो भारत सरकार का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा को क्या करे, प्रोत्साहित करे। अनुच्छेद 351 ये प्रावधान करता है एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, ये था हमारा भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के मध्य में जितने भी सारे नियम और कानून बनाए गए भारतीय संविधान की पुस्तक में, वो सारे के सारे नियम और कानून भाषाओं के संदर्भ में बनाए गए। ठीक है, जिनको भारतीय संविधान के सभा में बैठे हुए जो भी सदस्य थे उन्होंने इन्हीं नियम और कानूनों के अनुसार सारी चीजों को क्या किया, यानी एक प्रकार से संविधान की पुस्तक में समाहित किया। एक प्रकार से यहाँ नोट पॉइंट डाल करके लिखेगा कि इससे पहले यानी 8वीं अनुसूची है हमारी, जिसमें भाषाओं के संदर्भ में जिक्र किया गया है और सर्वप्रथम मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। इसके पश्चात में एक एक भाषा करके जोड़ी गई और वर्तमान में आज जो भी हमारी बोली जाने वाली भाषाएं हैं भारत देश के संदर्भ में हम 22 भाषाओं को प्रिफर करते हैं। ये 22 भाषाएं हमारी बोली जा सकती हैं पूरे के पूरे भारत देश के संदर्भ में, और 14 भाषाएं पहले थी जो कि देख लीजिएगा, इसकी क्लास भी मैंने ली है। बाकी इसके पश्चात में एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, इसके पश्चात में 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसको हम लोग मणिपुरी, कोंकणी और एक प्रकार से बोले नेपाली करके जानते हैं। एंड इसके पश्चात में जोड़ी गई हमारी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। लास्ट में ये 4 भाषाएं और जोड़ी गई जो कि वर्तमान में आज 22 भाषाओं का जिक्र भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी क्लास पूरी की पूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में भाषाओं के संदर्भ में, जो कि भाग 17 हमारा पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या परेशानी उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट वगैरह करेंगे, वहां पे सारी एक प्रकार से दुविधाओं का या समस्याओं का निदान किया जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसी भारतीय संविधान की श्रृंखला में किसी नए भाग में। तब तक आनंद लेते रहिएगा मेरे साथ में इस पूरी की पूरी भारतीय संविधान का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।